नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। बुंदेलखंड को अलग राज्य घोषित करने की मांग तेज, खून से प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मोरबी के जख्मों पर मोदी ने लगाया मरहम, जाने पीड़ितों के हालचाल। और वडोदरा के विश्वामित्री पर भी जानलेवा ब्रिज, खस्ताहाल ब्रिज से आवाजाही करने को नागरिक मजबूर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग फिर एक बार जोर पकड़ती जा रही है। सन 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था। तब से ही लगातार बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की जाती रही है। फिर एक बार इस मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुंदेलखंड के बुंदेली समाज द्वारा खून से खत लिखकर बुंदेलखंड को पुनः राज्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। देखिए, आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर बुंदेलखंड के इतिहास का काला दिन मानते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन बुंदेलखंड को भारत के नक्शे से मिटाया गया था। सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो हमारे बुंदेलखंड को आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश में आज ही की तारीख में बांटा गया था। तो आज के दिन को हम लोग काला दिवस मनाते हैं। आज 6 राज्यों का जो है स्थापना दिवस है और हमारे बुंदेलखंड का विनाश दिवस है। तो हमारा बुंदेलखंड उसके बाद से 67 साल हो गए हैं 2 राज्यों के बीच में पिस रहा है और इसकी तरक्की नहीं हो पा रही है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी मसला हो, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ चुका है। और इसका एक ही समाधान है कि जो नेहरू सरकार ने 1956 में भूल की थी बुंदेलखंड को ख़त्म करके, उस भूल को मोदी जी सुधारें और बुंदेलखंड को उसकी पुरानी स्थिति बहाल करें। रविवार को मोरबी में घटी दुर्घटना के बाद तीसरे दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और यहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया। रविवार की शाम गुजरात के मोरबी के लिए जानलेवा साबित हुई। यहां मच्छू नदी पर बनाया गया झूलता ब्रिज अचानक ध्वस्त हो गया और सैकड़ों लोग पानी में डूब गए। उनमें से कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 135 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। घटना के 46 घंटे बीत जाने के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समेत के सेवा के जवान 42 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी पहुंचे। वहां उन्होंने टूटे हुए ब्रिज का मुआयना किया और गृह मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से ब्रिज दुर्घटना की जानकारी भी ली। ब्रिज निरीक्षण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और घायलों के हालचाल भी जाने। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना के जवानों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मोरबी दुर्घटना को लेकर गुजरात में कल राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हाल ही में मोरबी में घटी केबल ब्रिज की दुर्घटना के बाद वडोदरा में भी लकड़ी के ब्रिज से आवाजाही करने वाले परिवारों के लिए नया ब्रिज बनाकर दिए जाने की मांग की जा रही है। मोरबी में घटी दुर्घटना में 134 लोगों की मौत से पूरा गुजरात सकते में आ गया है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में भी एक ऐसा ही टूटा फूटा खस्ताहाल ब्रिज है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। विश्वामित्री नदी के किनारे रहने वाले कुछ लोग ऐसे ही लकड़ी और लोहे के सरिये से बनाए हुए झूलते पुल से गुजरने के लिए मजबूर है। यहीं से विश्वामित्री नदी के किनारे से पानी भरकर लाया जाता है। वहीं बर्तन कपड़े धोने के लिए भी महिलाएं, बच्चे यहीं से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना है, जिसकी सूद स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि नहीं ले रहे हैं। आ शांति किनारा है नवी धरती गोलवार। अँ गाड़ी है ने लाकड़ानो ब्रिज है। अमारे पानी भरी ने भी अहींथी ज जवानुं ने पानी भरीने अहींथी ज आववानुं।
નાનીમાં એટલા મોટા મોટા મગર છે. હવે વચ્ચે થોડાક દિવસ પહેલાં જ એક મોટી બકરી મગર ખેંચી ગયો. હવે નાના નાના છોકરાઓ રમતા રમતા તઈ ગાડી રમે. હવે કઈ ટાઈમ પર છોકરું ઉઠાઈ જાય. આજે બકરીને નહીં છોડી તો કાલે છોકરુંને બી લઈ જાય. હમણાં એટલો જીવનો જોખમ છે અહીંયા ગાડી. પણ હવે કેટલું અમે કરીએ છીએ બધું. જેટલા જણ આવે છે ને જેટલા જણ એ બધાને જ અમે લોકો કહે છે કે અમને ખાલી સુવિધા ખાલી આ પલની કરી આલો, પણ કોઈ સાંભળતું નથી. હવે ખાલી અમારે એટલું જ કહેવાનું છે કે હવે આટલું ખાલી અમને રસ્તો બનાવી આલો, કેમ કે અમે જેવા અમે જીવ કેવા રીતના રહીએ છીએ ને અમારું મન જાણે છે. અત્યારે અમારે એટલી તકલીફ પડે છે. ચોમાસામાં છે ને વરસાદ આવે છે ને તો પાણી આવે છે, આખો બ્રિજ તળાઈ જતો રહે છે ને એવા મોટા મોટા જ મગરો અંદર ફરે છે. અમે લોકો અંદર ને અંદર જ અમે લોકો ફર્યા કર્યા છે. અમારે જવાનો રસ્તો જ બંધ થઈ જાય છે. અમારે જવું કઈ ગાડી? અમે નાના નાના બચ્ચા લઈને ક્યાં જઈએ? મોરબીમાં હાલ ઝૂલતો બ્રિજ તૂટી જવાથી અનેક નાગરિકોના મૃત્યુ થયા છે. ત્યારે વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીમાં આપ જોઈ શકો છો, આ નાગરવાડા વિસ્તારમાં જ્યાં વિશ્વામિત્રી નદીનું નાળું વહી રહ્યું છે ત્યાં એક બ્રિજ છે. આ બ્રિજ લોખંડના સળિયાનો, લાકડાના પાટિયાનો, પાઇપોથી બનાવેલો, વેલ્ડિંગ કરેલો બ્રિજ છે ને આ એના કૃષ્ણનગરના રહીશો દ્વારા બનાવવામાં આવેલો આ ઝૂલતો બ્રિજ છે. હાલમાં જે ગોઝારી ઘટના મોરબીમાં બની છે તેને ધ્યાનમાં લઈને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સ્માર્ટ સિટીના સ્માર્ટ અધિકારીઓ, સ્માર્ટ સત્તાધીશો વહેલામાં વહેલી તકે જાગે અને આ કૃષ્ણનગરના રહીશો માટે એક બ્રિજને તો કંઈક નવું આયોજન કરવામાં આવે. કારણ કે આ બ્રિજના નીચે જોવા જઈએ તો મસ્ત મોટા મગરો છે અને મગરોના કારણે નાગરિકોને અવર જવર કરવાની તકલીફ પડે છે. સાથે સાથે તમામ લોકોને અહીંયા ઉપર પાણી ભરવા આવવું પડે છે. જે બ્રિજ છે એના પરથી અવર જવર બરાબર કરી શકતા નથી. એક બાજુ સ્માર્ટ સિટીની મોટી મોટી વાતો કરનાર આ વિસ્તારના નગરસેવકો ક્યાં છુપાઈને બેઠા છે, ધારાસભ્યને શું દેખાતું નથી, સાંસદ સભ્ય ક્યાં છે. અમારે તમામ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશોને વિનંતી છે કે આ કૃષ્ણનગરના રહીશો માટે વહેલામાં કે બ્રિજ બનાવવામાં આવે, નહીં તો અન્ય કોઈ પણ સુવિધા કરવામાં આવે તેવી हमारी मांग છે. गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची का ऐलान कर दिया है. गुजरात विधानसभा के चुनाव अब किसी भी वक्त घोषित हो सकते हैं. चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा 14 प्रत्याशियों के नाम की 8वीं सूची की घोषणा की गई. वडोदरा सिटी की बैठक से चंद्रिका सोलंकी को टिकट दिया गया है. रावपुरा विधानसभा का टिकट हिरेन शिर्के को मिला है. अकोटा बैठक से शशांक खरे को प्रत्याशी बनाया गया है. સૌથી પહેલાં હું મોરબીની દુર્ઘટનામાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામ્યા છે એ બધાને હું વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. મૃતક વ્યક્તિના પરિવારજનોને અને ઘાયલ થયેલા વ્યક્તિઓને સહાનુભૂતિ અર્પું છું, મારી સંવેદનાઓ પાઠવું છું. ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલ વ્યક્તિઓ જલ્દીથી તંદુરસ્ત બને, સાજા થઈ જાય. આ સિવાય આમ આદમી પાર્ટીએ એક નિર્ણય કર્યો છે કે આવતીકાલે જે રાજ્યવ્યાપી શોક છે એ શોકની અંદર આમ આદમી પાર્ટી સામેલ થશે, તમામ મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. ગઈકાલે જ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની તમામ વિધાનસભાઓમાં કેન્ડલ માર્ચનું આયોજન કરી અને મૃતક વ્યક્તિઓને શ્રદ્ધાંજલિ અને પીડિતોને સંવેદના પાઠવવાનું કામ અમે કર્યું હતું. આવતીકાલે પણ આમ આદમી પાર્ટી અલગ અલગ શોક પ્રોગ્રામ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવશે અને આ રાજ્યની અંદર આવેલા આ વિકટ સમયની અંદર એક માનવીય અભિગમ દાખવી અને કામ કરશે. આ સાથે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. ગુજરાતના લોકો જબરજસ્ત જન સમર્થન આમ આદમી પાર્ટીને આપી રહ્યા છે. કેજરીવાલની ગેરંટીના માધ્યમથી એક ઘર સુધી અરવિંદ કેજરીવાલના વિચારો, આમ આદમી પાર્ટીનું કામ અને ગુજરાતની અંદર એક નવો મજબૂત શાનદાર વિકલ્પ આવી ગયો છે એ મેસેજ પહોંચી રહ્યો છે. અલગ અલગ જનસભાઓના માધ્યમથી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે જન સમર્થન વધી રહ્યું છે. પાછલા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટીએ અલગ અલગ યાદીના માધ્યમથી ઉમેદવારો જાહેર કર્યા હતા. આજે વધુ એક યાદી સાથે ઉમેદવાર જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે વડોદરા સિટીમાંથી ક્રાંતિકારી મહિલા આગેવાન જેમણે ગુજરાતની આશા વર્કર બહેનો, આંગણવાડીની બહેનો અને ગુજરાતની મહિલાઓ માટે ખૂબ જબરજસ્ત અવાજ ઉઠાવ્યો છે, હંમેશા માટે લડત ચલાવી છે અને અનેક મોરચે આંદોલનો કરી આંગણવાડીની બહેનો, આશા વર્કર બહેનો
તમામ બહેનો માટે જેમણે હંમેશા બુલંદ અવાજ ઉઠાવ્યો છે એવા ચંદ્રિકાબેન સોલંકીને વડોદરા સિટીમાંથી ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। मोरबी में झूलता पुल टूटने से घटी दुर्घटना पर भरूच के झगड़िया के विधायक छोटू वसावा ने प्रतिक्रिया देते हुए हादसे का जिम्मेदार सरकार को ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। મત લેવાને ખાતર આજે નક્કામાં પુલ ઉપર આટલા બધા લોકોને પ્રવેશ જે આપે તો એ લોકોએ જોવું જોઈએ ને, પણ એમને તો જેટલા લોકો જાય એટલા લોકો આપણને ચાહશે અને આ ચૂંટણી જે જાહેર થવાની છે એમાં વોટિંગ કરવા આવશે એમ કરીને આ નક્કામાં પુલ પર જે નબળો પુલ પર આટલા બધા લોકોને પ્રવેશ આપવાની શું જરૂર હતી એ અધિકારીએ બી સમજવું જોઈએ ને। પહેલાં લોકો તો મતના ભૂખ્યા જ છે, પણ સાથે સાથે તમે પણ આ તિજોરીમાંથી પૈસા લો છો, તમારે એક સમજદાર ભણેલા ગણેલા માણસ તરીકે તેણે વિચારવું જોઈએ કે આટલા બધા લોકોને શા માટે ત્યાં મોકલવા જોઈએ। આટલો વજન એ ખમી નહીં શકે, એની કેપેસિટી નહોતી, પછી 500 માણસોને 1000 માણસોને ત્યાં પ્રવેશ આપવાની શું જરૂર હતી? એટલે ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે નરેન્દ્ર મોદીએ ત્યાં રિઝાઇન કરી દેવું જોઈએ। એના ઘરના માણસો મરી ગયા છે, આ હિન્દુ લોકો મરી ગયા છે, હિન્દુ નહીં હોય તો પણ આ ગુજરાતના નાગરિક છે, આ દેશના નાગરિક છે, એને આવી રીતના પોતાને ફાયદો ઉઠાવવા માટે આ નબળા પુલ પર મોકલવાની જોઈએ। એના માટે જિમ્મેદાર કોઈ હોય તો આ સરકાર જ છે। ખરેખર એ લોકોએ તપાસ પંચ નિમવું નહીં જોઈએ, પણ આમાંથી તમારે રિઝાઇન કરીને પ્રજામાંથી એનું તપાસ પંચ બને અને આ વાત બહાર આવે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मोरबी में झूलता पुल टूटने से घटी दुर्घटना के बाद वडोदरा के कमाटी बाग के झूलते पुल के मॉनिटरिंग की सूचना म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा दी गई है। मोरबी में रविवार को घटी घटना ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया है। जहां केबल ब्रिज टूटने से 134 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी ही घटना 60 साल पहले वडोदरा के कमाटी बाग में घटी थी, जिसमें विश्वामित्री नदी पर बना हुआ झूलता पुल टूट पड़ा था। उसी जगह 2016 में 13 करोड़ की लागत से केबल ब्रिज तैयार किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों के एक साथ खड़े होने की है। लेकिन मोरबी में झूलते ब्रिज की दुर्घटना के बाद वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हरकत में आ गया है। केबल ब्रिज पर किसी भी तरह की दुर्घटना ना घटे, इसलिए वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने ब्रिज के मॉनिटरिंग की सूचना दी है। इसी के तहत कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने केबल ब्रिज की स्थिति को जांचा। इस मामले अधिकारियों से पूछे जाने पर उन्होंने स्थिति की समीक्षा किए जाने की बात कही। जो आप लोग आए हैं, क्या निरीक्षण कर रहे हो और क्या प्लानिंग क्या है आगे का? तो वो वैसे हम देखने आए हैं मेंटेनेंस के लिए, कोई पर वो क्या देखने आए क्या? वो जैसे सर की इंस्ट्रक्शन रहती है वैसे हम आए देखने के किसका लिए। ऑर्डर से आप इधर आए हैं? सर का ऑर्डर से आए। क्या क्या देखने को क्या बोला गया? वो जो सर ने बोला है वो देख के उनको रिपोर्ट देना है। कमाटी बाग का ये ब्रिज 110 मीटर लंबा और 4.75 मीटर चौड़ा है। इस पर 1000 लोग एक साथ खड़े रह सकते हैं। 11 जितने केबल का इस्तेमाल ब्रिज निर्माण में किया गया है। ब्रिज के खंभों की ऊंचाई 28.5 मीटर है और कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए लगातार अंतराल पर ब्रिज के रखरखाव की सूचना कॉरपोरेशन द्वारा दी गई है। वडोदरा में 1964 में जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया केबल ब्रिज टूट पड़ा था, उस वक्त की बातें वडोदरा के नागरिक जेठाभाई माली ने वीएनएम टीवी के साथ साझा की। એ દિવસે 11 હતી, મેં ને મારા કાકા ફરવા ગયા હતા જોવા માટે કમાટી બાગમાં। ત્યાં આગળ ઝૂલતા પુલ ઉપર ઘણી પબ્લિક હતી, જવાની હતા, છોકરા બકરા બધા હતા। એ વખતે એ લોકો ધીંગા મસ્તી ને એવું તેવું કરતું હતા ને એમાં એ પુલ તૂટી ગયેલો। એ આજથી લગભગ 50-60 વર્ષ જેવો થવાય મારા ખ્યાલથી, મને આશરે એટલું કે યાદ છે। એ વખત મેં ભણતો હતો ને અમે મારા કાકા જોવા ગયા તારા દ્રશ્ય મારી નજર સમક્ષ મેં જોયેલું। કમાટી બાગમાં પેલું અતિગૃહ કે એવું છે ને અજગરનું જે અજગર જે પૂર્યા હતા ને એ આગળ ઊભા હતા અમે બે જણ। એટલે તમારી નજરોની સામે આવી ઘટના બની હતી? એ અમારી નજરોની સામે ઘટના બની હતી। અમે બી એ પુલ પરથી પસાર થવાના હતા, પણ અમારો કુદરતે બચાવ કર્યો, બચી ગયા અમે। એમાં નિષ્કાળજી શું છે કે લોકો તે વખત
ધીંગા મસ્તી કરતા હોય જવાનના છોકરાઓ બધા બધા હોય વડીલો હોય ગમે તે મસ્તી કરતા હોય હલે એટલે એમને મજા આવે એટલે એનીમાં એ તૂટી ગયો હોય ને બહુ જૂનો પુલ હતો તેઓ। मोरबी में मच्छू नदी पर बना हुआ झूलता पुल टूटने मामले वडोदरा के एडवोकेट भौमिक शाह ने हाई कोर्ट में सुओ मोटो दाखिल करने के लिए पीआईएल की है और दोषियों को सजा देने की मांग की है। गुजरात राज्य के मोरबी में जो झूलता पुल टूटने से दुर्घटना हुई वो काफ़ी हृदयद्रावक रही। गुजरात राज्य और देश के लिए काफ़ी शर्मजनक घटना रही। जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई भी जवाबदारियाँ उनको दी गई थी प्रशासन के बारे में, वो सभी जवाबदारियाँ उन्होंने नहीं निभाने की वजह से और जल्दी से बिना प्रशासन की सूचना और प्रशासन का फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना उन्होंने लोकार्पण कर दिया और लोकार्पण की वजह से लोग वहाँ पे गए और ये घटना हुई। ये जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने एसआईटी का और एफएसएल को भेज के उनका गठन करके जांच समितियां बनाई है। वो जो जांच समितियां बनी उसके अंदर भी प्राथमिक मीडिया माध्यम से ही निरीक्षण में आया हुआ है कि ये जो पुल था उसका उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, उसकी वजह से रिनोवेशन किया। ये जो घटनाएं हो रही है वो घटना में लोगों की जानहानि हो रही है, मानहानि भी हो रही है और इसमें बदनामी भी राज्य की भी हो रही है, लोगों की भी हो रही है। वो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे जो कोई भी ब्रिजेस होते हैं, जो कोई भी इमारत है हेरिटेज, वो जब भी लोकार्पण में दी जाती है तो वो जब लोक हित में होती है तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट एफएसएल या जो कोई भी जांच एजेंसियां होती है उनका पहले से ही निरीक्षण होना चाहिए और अगर निरीक्षण में फुलफिल हो रही है, कायदा और नीति नियम से अनुचित है तो ही इसका लोकार्पण होना चाहिए। ये जो कोई भी घटना होती है वो घटना इससे रोकी जा सकती है। वैसे ही याचिका अर्ज हमने नामदार गुजरात हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से की हुई है कि वो सुओ मोटो एक्शन ले और एक्शन लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्दिष्ट करें कि ऐसी घटना न हो और ऐसी घटना या ऐसे कोई भी ब्रिजेस या इमारत है उसका निरीक्षण हो और लोक हित में तभी ही रखे जाए जब वो बिल्कुल फिट पाए जाए। पुलिस की जो एफआईआर की गई है वो एफआईआर भी देखी हुई है। प्राथमिक से ही अगर पुलिस अधिकारी ही खुद फरियादी बन रहे हैं कायदे के हिसाब से और उनके पास प्राथमिक ही माहिती होती है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कुछ करना चाहिए था। वहाँ की नगर पालिका है तो उनके जो प्रमुख होते हैं या जो होद्देदार होते हैं, फायर डिपार्टमेंट होता है, जो कोई भी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्राथमिक ही ये दुर्घटना होने की वजह से उनकी गलतियां सामने आ रही है तो उनके खिलाफ पहले से ही कड़क और उचित पगले उनके विरुद्ध भी लेने चाहिए थे। लेकिन वो प्रशासन कह रही है कि हम तपास में हो सकेगा तो उनको भी अरेस्ट करने के लिए या जो कोई भी कायदे के प्रोसेस करना होगा वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। मांग यही है कि ये जो घटना बनी हुई है उसके बाद जो कोई भी एक्शन लिए जाते हैं वो पहले लिए जाए और पहले होने के बाद अगर फिटनेस सर्टिफिकेट और परफेक्शन है तभी ही ऐसी कोई भी इमारत है या ब्रिजेस या जो कोई भी लोकार्पण हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में तभी ही रखे जाए और पब्लिक को तभी ही उनका यूज करना चाहिए कि जब इसका फिटनेस हो। मोरबी की ब्रिज दुर्घटना में सुरेंद्रनगर की विवाहिता ने शादी के सिर्फ 6 महीने में ही अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया है। सुरेंद्रनगर के शक्तिनगर में रहने वाले आनंद सिंघव की शादी 6 महीने पहले जीनल के साथ हुई थी। आनंद अपनी पत्नी जीनल को लेकर बहन निरुपमा के घर मोरबी गए हुए थे और वहां से झूलता पुल देखने निकल गए। झूलता पुल टूटा और साथ ही टूट गए जीनल के सारे अरमान। अपनी नज़र के सामने पति और नंदोई को मच्छू नदी में डूबता देखा। सिर्फ 6 महीने में विवाहिता से विधवा बनी जीनल दोषियों को सजा दिलवाने की मांग कर रही है। कौन कौन गया था? झूलता पुल पर गया तो कहीं उठे શું બનાવ બન્યો? તમે ગયા પુલ ઉપર જો ગયા પણ અમે એ રાને છોકરો તો ડર લાગતો ને એટલે હું મંડળ પાછળ કોણ કોણ झूलता પુલ ઉપર ગયું તો કોણ નહોતા ગયા તમારા પરિવારમાંથી? હું મંડળ છોકરો ત્રણે નો ગયા બીક લાગતી નાના છોકરાને મંડળ ભાઈ ને મારા સુધી ગયા શું તે વખતે બન્યું તમારી નજર સામે? અમાર નજર સામે પુલ તૂટેલો એમ
એમાં તમારા પરિવારમાં તમે કોને કોને મારા હસબન્ડ ને એક બીજા મારા નણંદ એની ડેડ બોડી ક્યારે મળી હતી, કેટલા કલાક પછી મળી? 2:30 વાગે રાત્રે 2:30 વાગે. આવી આ દુર્ઘટના થઈ એમાં અનેક લોકોએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે. તમે તમારા પરિવારમાંથી જે સ્વજન ગુમાવ્યા, શું તમારી માંગણી છે સરકાર પાસે કે શું સરકારે આવા દોષિતો તમને? અમારા છે ને અમારા તો 2 સ્વજનો ગુમાવી દીધા છે અને બીજા કેટલા લોકોના પરિવારોના બધાના કેટલા બધા સ્વજનો અંદર વયા ગયા છે, એ પણ કેટલા બધા વયા ગયા અંદર ગુમાઈ ગયા છે. એના માટે છે ને એ લોકોને કડકમાં કડક સજા થાય છે. परिवार के दो लोग गंवाने वाले परिजन रोने बिलखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दो विवाहिताओं की जिंदगी इस झूलते पुल ने उजाड़ दी है। मृतक के परिजन इस दुर्घटना का कारण सरकार को मान रहे हैं। અમે કાલે સાંજે 7 વાગે બેઠા હતા અને અમારા મોટા ભાઈ ગોરાભાઈ, એમના દીકરા મનસુ, એનો દીકરો અને પુત્ર હતું, બે અમારા બેન અહીંયા અને બેન નાની છે ત્યાં ફરવા ગયેલા અને મણિ મંદિર જોઈને ઝૂલતા પુલ ઉપર કે અમે જઈ, પણ અમારા દીકરીનો ભાણો નાનો હતો એટલે દીકરી કે આ ભાણો નહીં રહી શકે એટલે બે નણંદ ભોજાય અને ભાણો બહાર રહ્યા અને બે સાળો બેની અંદર ગયા ઝૂલતા પુલ જોવા. એટલે ઝૂલતા પુલ જોઈને જજ પહોંચ્યા ત્યાં પુલ ધરાશય થયો. એટલે અમારે તરત જ અમારા પુત્રવધુએ ફોન કર્યો છે, દાદા આ પુલ તૂટી ગયો છે અને રાહુલ અને આનંદ બે અંદર ગરકાવ થઈ ગયેલા છે, અમારી નજર સામે અમે જોયેલું છે. એટલે અમે તરત જ બધા ભાઈઓ 3 ગાડી લઈ અને મોરબી પહોંચી ગયા. મોરબી 2 વાગે અમને ખબર પડી કે અમારા બે શાળાબેનીના મૃતદેહ અમને 2-2:30 વાગે મળ્યા. એટલે આ માટે તો સરકાર જવાબદાર ગણાય. શું તમારી માંગણી શું છે? માંગણી તો આટલું બધું માણસની હાનિ થાય એટલે સરકાર આમાં જવાબદાર ગણાય, અમારું તેમ કહેવાનું. એટલે અમીર અને ગરીબ બધા આમાં છે એટલે બધાને યોગ્ય સહાય મળે. छात्र संसद द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल लीडरशिप टूर 2022 के भागरूप 3 और 4 नवंबर को स्टूडेंट पार्लियामेंट और एमिक्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा छात्रों को अहमदाबाद के सुशासन प्रवास पर भेजा जाएगा। इंटरनेशनल लीडरशिप टूर 2022 एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें छात्रों को गवर्नेंस मॉडल से रूबरू कराया जा रहा है। इसी के तहत एमिक्स इंटरनेशनल स्कूल के 8वीं से 11वीं कक्षा के 30 बच्चों को गांधीनगर और अहमदाबाद के सुशासन प्रवास पर भेजा जाएगा, जिस पर छात्र संसद द्वारा जानकारी दी गई। छात्र संसद का ये टूर, जैसा कि अभी हमने बातचीत किया कि ये बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में मदद करेगा। बच्चों को क्लासरूम से बाहर ला करके सिखाना है। सिर्फ क्लासरूम में बुक से वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो वो इन पर्सन उन लोगों से मिल करके सीखेंगे। आजकल के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो वो एक्सपोजर चाहिए, जो उनकी पर्सनालिटी में भी मदद करेगा और हमारे आने वाले न्यू इंडिया के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो हम ग्रूमिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हमारा देश एक यंग कंट्री है और उसमें जो हमारे यूथ का जो हमें एक पॉजिटिव एंड इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट लाना है, पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ लानी है, तो उसके लिए छात्र संसद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके वेरियस पीपल से मिलते हैं। इन सब जैसे ये लोग विधानसभा लेके जाएंगे और सेलिब्रिटीज़ से मिलवाएंगे, उनसे इंटरेक्शंस करने से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, उस जगह पर जाने से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। छात्र संसद ने हमेशा से माना है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक यूथ का बहुत ज़रूरी है इस देश को स्किल्ड बनाने के लिए, और यही करने के लिए पिछले 7 साल से छात्र संसद कायम है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। और इस बार छात्र संसद को मौका मिला है एमिकस स्कूल के साथ मिलके इस लीडरशिप टूर का आयोजन करने का, जहाँ से एमिकस इंटरनेशनल स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, बेस्ट स्टूडेंट्स को हम लोग अहमदाबाद और गांधीनगर लेके जाने वाले, जिसमें वो पार्लियामेंट असेंबली विजिट करने वाले, हाई कोर्ट विजिट करेंगे, पुलिस स्टेशंस विजिट करेंगे और ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनको लाइफ में डायरेक्शन मिलेगा और उनको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स दिए जाएंगे।
गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मोरबी पुल दुर्घटना में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च आयोजित किया गया। गुजरात के मोरबी की पुल दुर्घटना में 134 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई है। सुरेंद्रनगर के लखतर में पुल दुर्घटना में मारे गए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च आयोजित किया गया। लखतर के उगमड़ा दरवाजा से गांधी चौक तक आयोजित कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ में मोमबत्ती के साथ शामिल होकर मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। लखतर के गांधी चौक में 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। જે લોકોએ પોતાનો જાન ગુમાવ્યો છે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે મૌન પાડી અને પ્રાર્થના કરીએ કે એમના આત્માને શાંતિ મળે, એના પરિવારજનોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે અને જે હોસ્પિટલમાં છે જે દર્દીઓ એ ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ અને પોતાના ઘરે પરત ફરે એ માટે આપણે બધા જ 2 મિનિટનું મૌન પાડી અને એમના આત્માના કલ્યાણ અર્થે 2 મિનિટનું મૌન પાડીશું। હું ઓમકારનો નાદ કરું એટલે મૌન આંખો બંધ કરી અને શરૂ કરીશું। બીજી વાર ઓમકાર કહું એટલે મૌન ખોલીશું। वडोदरा की डॉक्टर दिव्या माथुर ने मुंबई एयरपोर्ट पर चक्कर खाकर गिर पड़े 60 साल के बुजुर्ग को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। हार्ट अटैक जैसे किस्सों में फौरन सीपीआर देना कितना महत्वपूर्ण साबित होता है, उसका एक और उदाहरण मुंबई एयरपोर्ट पर देखने मिला। मुंबई एयरपोर्ट पर वडोदरा के जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हेमंत माथुर अपनी पत्नी डॉक्टर दिव्या माथुर और बच्चों के साथ फ्लाइट के लिए बोर्डिंग लाइन में खड़े थे। उस वक्त बेंगलुरु के लिए फ्लाइट में जा रहे 60 साल के बुजुर्ग को अचानक चक्कर आ गए। वडोदरा के एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर दिव्या माथुर ने फौरन सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। हम लोग बॉम्बे टू बड़ौदा आ रहे थे एंड द फ्लाइट वाज 7:30 का फ्लाइट था एंड हम लोग बोर्डिंग की लाइन में लगे हुए थे चेक इन लगेज करने के लिए एंड उसी समय बाजू की लाइन में बाजू नहीं इनफैक्ट 2-3 लाइन्स के बाद एक फ़्लाइट मैंगलोर बॉम्बे टू मैंगलोर जा रही थी। उसमें एक ये महिला नहीं थी, ये पुरुष थे, शायद 60 के अराउंड एज होगा उनका एंड ही जस्ट फेल, वो गिर गए एंड उनके सर से भी थोड़ा ब्लीडिंग होने लगा एंड ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस। तो मेरे बेटे ने उसने मुझे देखा एंड ही सेड मम्मा देखिए वो गिरे हैं, आप देखो। तो आई जस्ट मैंने मेरा पर्स था मैंने वहीं फेंका और मैं गई उधर, तो उनका पल्स फील किया, गले का पल्स फील किया तो पल्स नहीं थी। उनको रिस्पॉन्ड करने को पूछा कि हेलो उठिए, तो वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस, एक्चुअली वो पल्स भी नहीं थी और रेस्पिरेशन भी नहीं था। तो उसमें ऐसे सिचुएशन में तो सीपीआर ही देना पड़ता है। तो चेस्ट कंप्रेशंस सीपीआर स्टार्ट किया, 1-2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी और सीपीआर स्टार्ट किया। सीपीआर में हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं अराउंड 100 टाइम्स अ मिनट। तो वो मैं तब तक करती रही और फिर आजू बाजू को मैंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे कोई डॉक्टर हो या एम्बुलेंस को बुलाइए। तो करीबन 5-6 मिनट के बाद, क्योंकि क्या एक अकेला इंसान करता है तो आप 100 बार कर रहे हैं 1 मिनट में, तो आपको 10 मिनट में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पर स्टिल आई वाज होपिंग कि वो कुछ कहीं से ला करके मुझे कोई मेडिकल किट दें या डिफिब्रिलेटर होता है जिससे हम शॉक देते हैं पेशेंट को, तो वो भी एक्चुअली एयरपोर्ट्स पे कांच के बॉक्सेस में होता है। मैंने उनको बोला कि आप एईडी लाइए, पर वो लोग जो बैग लेकर आए उसमें खाली पल्स फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन के लिए भी कोरोना टाइम्स में काफ़ी सब लोग यूज़ कर रहे थे, तो वो था और मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन था, तो उनके पास कुछ था नहीं। बट लकीली वो 10 मिनट के ऑलमोस्ट सीपीआर के बाद उन्होंने सांस लेना शुरू किया एंड उनकी पल्स भी वापस आ गई और 2-3 और मिनट उनके साथ उनको उठाया और वो किया, तो वो आँख खोल के बैठ तो गए, पर उनका मोबाइल उनके पास ही था। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट किसी को कांटेक्ट करते हैं, उनके फैमिली को या किसी को, पर वो पैटर्न लॉक था। तो पैटर्न लॉक इस केस में मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि हमें पैटर्न लॉक नहीं करने चाहिए। एटलीस्ट फिंगरप्रिंट होता या फेस लॉक होता तो वो खुल जाता एंड वी कुड हैव कॉन्टैक्टेड हिज रिलेटिव्स, पर ऐसा कर नहीं पाए। तो अल्टीमेटली उनको रिवाइव किया, फिर इंडिगो का क्रू भी आ गया, उनका एक डॉक्टर भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये मैंगलोर जा रहे हैं और इनका जो बुकिंग डिटेल्स में से एक नंबर मिला है,
और तब तक हम लोगों ने उनको उठाकर बिठा दिया था। उनके हेड में जो ब्लीडिंग हो रही थी उस पर प्रेशर रखा था एंड वो एटलीस्ट उनका नाम बोलते जैसे हो गए थे। एंड फिर जब एम्बुलेंस आई ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद, तब हम लोग निकल लिए टू कम बैक टू बड़ौदा। वडोदरा के शिनौर के मालसर गांव में सड़क की सुविधा के अभाव में किसानों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बनाया है। गुजरात के वडोदरा के शिनौर तालुका के सुरासामण गांव से मांडवा गांव होकर मालसर गांव जाने वाली डामर की सड़क इसी साल रीकारपेटिंग की गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां लापरवाही दिखाई गई है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही के चलते 6 महीनों में ही सड़क खस्ताहाल हो चली है, जिससे मालसर गांव के किसानों को काफी दिक्कतें आती है। यहां से नर्मदा किनारे जाने वाले मालसर यात्रा धाम में सत्यनारायण भगवान समेत के कई मंदिर भी आते हैं। हजारों की संख्या में भाविक भक्त रोजाना यहां से गुजरते हैं, जो खस्ताहाल सड़क से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में शिनौर के मालसर गांव के किसानों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बनाया है। मैं तमाम मालसर गामना भाईओ खेडूत छे अने मालसर माळवा ने सुरासामण 3 गामने जोड़तो आ रोड बनावेलो छे 6 महीना पहला, पण कॉन्ट्राक्टरे रोडनी गुणवत्ता कोई जाळवी नथी अने बिल्कुल थोड़ू पातरू नाखी अने कॉन्ट्राक्टर अने अधिकारीओनी मिलीभगतथी 6 महीनानो गारो पण नथी, समयगाळो नथी थयो अने आ रोड बिल्कुल खराब दयनीय हालतमां थई गयो छे, जेथी करीने मालसर गाम एक यात्राधाम ने नर्मदा किनारा होवाथी दरेक यात्राळुओ आ रोडनो उपयोग करे छे। पण अत्यारे 4 व्हील के बाइक लईने जवुं पण अहींया मुश्केल छे, एक्सिडन्टोनो बी भय छे। आ रोडનું જે કામ થયું છે, સરકારે લાખો રૂપિયા ખર્ચો કરેલો છે અને એનીમય કોન્ટ્રાક્ટર અને તંત્રએ મિલીભગત કરીને જે કંઈક પૈસાનો વહીવટ કર્યો હશે, પણ આ રોડનું ગુણવત્તા એકદમ તદ્દન બેકાર છે અને આ માલસર ગામ એક યાત્રાધામ તરીકે આવેલું છે અને યાત્રાધામની માલસરની ઘણા મંદિરો છે, જે લોકો અહીં અવર જવર કરે છે દરરોજ જ, અને તેમને આ રસ્તા પર જવાની ઘણું મુસીબતો પડે છે કે જેથી કરીને કે એમને આવવા જવાની ખાડા પડી ગયા છે, રોડ ભાગી ગયો છે અને તંત્રએ બિલકુલ વારંવાર માલસર ગામના લોકોએ અને મેં પોતે પણ રજૂઆતો કરેલી છે તંત્રને, તોય તંત્ર અંધેર મેં છે। તમામ ખેડૂતો અહીંયા ભેગા થયેલા છે કારણ કે હમણાં જ 6-7 મહિના પહેલાં માલસર સુરાસામણ અને માળવાને જોડતો ડાંબરનો રોડ પાકો બનાવેલો સરકારશ્રી તરફથી, એ સરકારશ્રીના નાના વેડફાઈ ગયા છે એવું અમને લાગે છે, કારણ કે આ બ્રિજ 3 વર્ષથી બંધાય છે અને મોટા મોટા ડમ્પરો ચાલેલા છે, હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વાપરેલું છે એ જણાઈ આવે છે કોન્ટ્રાક્ટરનું, અને એ કોન્ટ્રાક્ટરને કંઈ પણ સરકારશ્રી તરફથી એને કંઈક માર્ગદર્શન મળે અને આવી હલકી કક્ષાનું કામગીરી કરી અને પૈસા ખિસ્સામાં ખંખેરી અને દિવાળી એમની થઈ જાય છે અને લોકોને પારાવાર મુશ્કેલી પડે છે। गुजरात के प्रखर संत जलाराम बापा की 223वीं जन्म जयंती पर मांजलपुर में भव्य महाप्रसाद आयोजित किया गया। पूरे गुजरात में जलाराम बापा की 223वीं जन्म जयंती पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। जलाराम बापा की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा के मांजलपुर के मंगलेश्वर महादेव मंदिर में जलाराम बापा ट्रस्ट द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें 20,000 जितने भक्तों ने शरीक होकर जलाराम बापा के महाप्रसाद का लाभ लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि चिराग झवेरी ने भी मौके पर उपस्थित रहकर जलाराम बापा का आशीर्वाद लिया। गुजरात के सिद्धपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा मोरबी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च आयोजित किया गया। सिद्धपुर कांग्रेस द्वारा मोरबी दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। मोरबी में मच्छू नदी पर बने हुए केबल ब्रिज के टूट जाने से 134 लोगों की मौत हो गई है, जिसका मातम पूरे गुजरात में देखने मिल रहा है। गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के आदेश अनुसार सिद्धपुर कांग्रेस द्वारा दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए विधायक चंदनजी ठाकुर की उपस्थिति में कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। गांधीजी, नेहरूजी, सरदार ने बाबा साहेब आंबेडकर गुजरात में 27 वर्षથી भारतीय जनता पार्टी शासन में जयरे गुजरात में ना लोगों पर नजर लागी हो एवं मने क्यांक ने क्यांक देखाई रह्यु छे। मोरबीनी घटना जो आजूबाजूना अनेक घटनाओं जो
મોરબીમાં જે ઘટના ઘટી છે એ દુઃખદ ઘટના ઘટી છે અને એ દુઃખ ઘટના એટલી દુઃખ છે કે જે ટૂંક સમયની અંદર જે બ્રિજ ચાલુ કરવામાં આવ્યો અને ટૂંક સમયની અંદર બ્રિજ કેટલી હલકી ગુણવત્તાવાળું કામ જે કરવામાં આવ્યું છે એ ગુજરાતની પ્રજાને સંદેશો એ છે જે પ્રકારે માણસો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે 140થી વધારે મૃત્યુ પામ્યા છે ગુજરાતની 27 વર્ષથી આ શાસન ચાલતું હજી સુધી મૃતકો શોધવામાં સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ગુજરાતમાં હોવા છતાં હજી સુધી એમના કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં એમને પણ મોરબી જવાની ફુરસત મળી નથી હજી આવતીકાલે જાય છે કે આજે જાય છે એ પણ નક્કી પ્રોગ્રામ નથી જે પ્રમાણે ગુજરાતની પ્રજા હેરાન પરેશાન થઈ રહી છે મોરબીમાં જે લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા જેને મા કોઈ ભાઈ કોઈ બહેન કોઈ ભત્રીજો કોઈ દીકરો જે ગુમાવ્યો છે એનું આ गुजरातनी प्रजा सिद्धपुर प्रजा अत्यंत दुख व्यक्त करे छे। रविवार को गुजरात के मोरबी में घटी बेहद दुखद दुर्घटना में 134 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पे दुख जताते हुए वडोदरा कांग्रेस और वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गुजरात के मोरबी में रविवार को घटी दुर्घटना में 134 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरा गुजरात शोक में डूब गया है। दरअसल मोरबी की मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूट जाने से कई सैलानी पानी में गिर गए थे। उनमें से कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 134 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों की उम्र 18 साल से कम है, जिससे पूरा मोरबी और साथ ही पूरे गुजरात में शोक की लहर फैल गई है। गुजरात के साथ साथ वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी इस मामले दुख जताते हुए एक श्रद्धांजलि रैली का आयोजन कर मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग वडोदरा कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमी रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। મોરબી શહેરમાં ઝૂલતા પુલ પર જે હોનારત થઈ, દુઃખદ હોનારત થઈ, જેમાં 197 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા। ખૂબ દુઃખદ ઘટના છે અને તમામ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મૃતક પરિવારોને ઈશ્વર શાંતિ આપે અને સાથે તેમના પરિવારજનોને આ દુઃખમાંથી બહાર આવવાની શક્તિ આપે। પણ સાથે સાથે જો કોઈ કુદરતી દુર્ઘટના હોય તો કદાચ માણસ પોતે કન્સોલેશન આપે કે ઇટ વોઝ એન એક્ટ ઓફ ગોડ, પણ આ તો એક માનવ સર્જિત દુર્ઘટના છે। ઘણા બધા પ્રોસિજર્સ લેપ્સ થયા, સામે ઇલેક્શનના ધ્યાનમાં રાખીને, તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને ઉતાવળે જે લોકાર્પણ થયું તેમાં ઘણા બધા સેફટી પ્રોસિજર્સ લેપ્સ થયા છે એવું જાણવા મળ્યું છે પ્રાથમિક તબક્કામાં। ત્યારે આજે અમે એક મૌન રેલી સાથે મૃતકોની આત્માની શાંતિ સાથે અત્યારે એક વિરોધ પ્રદર્શન બી કરી રહ્યા છે। રાજ્યમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થવાની છે ત્યારે બહુ મોટા પ્રશ્ન આ ગુજરાતની ભાજપ સરકારની ઉપર બહુ મોટા પ્રશ્ન ઊભા થાય છે। પ્રશ્ન એવા ઊભા થાય છે કે જ્યારે ચૂંટણી નજીક જાહેરાત થવાની તૈયારી છે ત્યારે જ આવા કરોડોના ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ કરીને શું ચૂંટણી સમયે જ આ લોકાર્પણ કે ઉદ્ઘાટનો જરૂરી હતા? જો મોરબીના બ્રિજની વાત કરીએ, જે ઝૂલતો બ્રિજ કે જેની હમણાં બેસતા વર્ષના દિવસે બ્રિજની શરૂઆત થઈ અને એનું લગભગ ઘણા મહિનાઓ સુધી એનું રિનોવેશન પાછળ જે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો, આજે આટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, એના માટે જવાબદાર કોણ? જે કંપનીએ બ્રિજ બાંધ્યો એ કંપનીની ઉપર FIR થઈ નથી, એટલે આમાં રાજ્યની જે ભાજપ સરકાર છે એની પર અમને શંકા જાય છે કે આ કદાચ એક્ટ ઓફ ફ્રોડ તો નથી ને? કદાચ આ જે બ્રિજ બન્યા એમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચાર થયા હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। અને માટે તમે જુઓ કે જે બ્રિજની કેપેસિટી 100 જણની હોય અને એ બ્રિજ પર તમે 400-500 લોકોને જવાની પરવાનગી આપો અને એ બ્રિજની જે ક્ષમતા છે, કેપેસિટી, જે ભાર સહન કરવાની ક્ષમતા, કોઈ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ નહીં, કોઈ ઓડિટ રિપોર્ટ નહીં, તો આ બધું કોના ઈશારે કેમ અમને છાવરમાં આવે છે? આવા મને તો શંકા જાય છે કે ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં જે આ લોકાર્પણ ઉદ્ઘાટનો થઈ રહ્યા છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે ભવિષ્યમાં એવી જગ્યાએ કોઈ આવી દુર્ઘટના ના બને કે કોઈ પરિવારે પોતાના નજીકના ગુમાવવા પડે। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी गांधीनगर ग्रुप पर मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मोरबी दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही
ब्रिज बनाने में हुई लापरवाही के खिलाफ भी रोष जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। मोरबी के अंदर जो इतनी दुखद घटना बनी है, 170 से 180 लोगों की जान गई है। देखने वाली बात यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पे इतने सारे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए थे और तंत्र की बेदरकारी की वजह से उन लोगों की जान गई है। हम आज उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को जो इन्होंने ये उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनके परिवार लोगों ने अपनी जान गुमा दी है, उनको भगवान हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में। और तंत्र से मैं ये मांग करता हूँ कि जो सच्चे अर्थ में जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, ना कि छोटे मोटे किसी को भी पकड़ के आप ये पूरा मामला बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अत्यंत दुखद घटना जो बनी है ये तंत्र की बेदरकारी से बनी है। जिस चीज़ का आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं था, जिस चीज़ का आपके पास कोई परमिशन नहीं थी खोलने के, आपने फिर भी खोल दिया, बस चंद पैसों के लिए आपने इतने लोगों की जान ले ली। ये बहुत बड़ी मात्रा में मानव जनसंहार उस कंपनी द्वारा किया गया है और इस दुख की घड़ी में हम उन सब परिवार के लोगों के साथ है और हमारी संवेदना उन परिवार के लोगों के साथ है। जलाराम जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के गोत्री के जलाराम मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। 223वीं जलाराम जयंती देश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई। वडोदरा के गोत्री में प्रसिद्ध जलाराम मंदिर है, जहां जलाराम जयंती के उपलक्ष्य में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से यहां महाप्रसाद आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन अब महामारी पर काबू पा लिए जाने से जलाराम जयंती उत्साह और भक्ति भाव से मनाई गई। इस मौके पर सुबह से ही जलाराम भक्तों की जलाराम मंदिर में भीड़ देखी गई। ગોત્રી ચંદ્રમૌલેશ્વર જલારામ મંદિર આગળ છેલ્લા 24 વર્ષથી અમે લોકો ભંડારો કરી રહ્યા છે અને એના આજે ભાગ રૂપે સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામો હતા। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।